नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी भी चल रही होगी। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन से और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा, इसमें देख लीजिए आप लोग ऑप्शन। ठीक है, तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था ये हुआ था, देखिए 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को, तो ध्यान दीजिएगा 29 अगस्त 1947 को जब हुआ था ये प्रारूप समिति का गठन। ठीक है, तो थोड़ा सा जानिए। प्रारूप समिति जो है ना, प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहा जाता है और प्रारूप समिति को आपका पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है और इसे अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आपको पता ही होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि संविधान किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया। संवैधानिक निरंकुशता के संविधान का अनुमोदन किया। ठीक है, जब भी संवैधानिक निरंकुशता की बात आए ना दोस्तों, तो आप लोग देखिए, पहले ऑप्शन देख लीजिए और आप लोग मान लिए होंगे अपना आंसर। तो सबसे पहले देखिए कि संवैधानिक निरंकुशता जो है ना, ये स्टार्ट हुआ है 1935 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर का कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष जो है, संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष, देखिए कभी भी अगर प्रांत की बात आए ना, तो प्रांतीय की बात आ रहा है, यानी कि सभी राज्यों का बात आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए सभी राज्यों के एकीकरण में, देशी रियासतों के एकीकरण में सबसे अहम योगदान किनका था, वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था। देखिए आप लोग को पता होगा कि इनका जो जन्म है, ये ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। थोड़ा सा हम 1-2 सेकंड जरूर रुकते हैं आप लोगों के लिए। तो 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आपको हम बता दें कि इनका जो जन्मदिन है कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल। ठीक है, तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। और ये देखिए महू जिला आता है मध्य प्रदेश में, वो मध्य प्रदेश का उस वक्त मध्य प्रांत कहा जाता था। जब ब्रिटिश काल था तो मध्य प्रांत था। ठीक है, वहीं पर महू जिला में इनका जन्म हुआ था। अब वो जाइएगा ना, अब वो स्थान जो है आपको अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1956 में हुई थी, 1956 में हुई थी। और देखिए 1956 है ना, तो 1956 में ही देखिए तो आपको 65 नज़र आ रहा होगा। तो ये बेचारे 65 वर्ष की उम्र में ही मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु आपको पता होना चाहिए कि नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो नई दिल्ली में इनकी मृत्यु थी। देखिए जो, तो एक और बात है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ही दिलचस्प लगेगा कि इनकी मृत्यु तो हो गई थी नई दिल्ली में, लेकिन इनका समाधि स्थल जो है ना, इनका समाधि स्थल देखिए मुंबई में है। और आपको अगर पता है तो आप कमेंट कीजिए कि मुंबई में जो समाधि स्थल है इनका, उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आपको हम बता दें, उसको चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब कह रहा है क्वेश्चन 48 नंबर कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और यहाँ से आपका सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ एक चीज़ याद करने से आपको कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो जन गण मन जो है 1950 में अपनाया गया था।
तो आपको पता होना चाहिए ये जो 1950 है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि इसको अगर पूरी तरह से देखें हम तो 24 जनवरी 1950 है। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। तो राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान जन गण मन है, ठीक है। और राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था, और यह है वंदे मातरम है, ठीक है। और राष्ट्रगीत यानी जन गण मन और वंदे मातरम दोनों को ही संवैधानिक मान्यता दी गई थी 24 जनवरी 1950 को ही। देखिए दोस्तों, और भी 24 जनवरी 1950 को इम्पोर्टेंट काम हुआ है, इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई है, और वो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ना निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था दोस्तों। वहाँ पर निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे 24 जनवरी 1950 को ही, ठीक है। देखिए, और उस दिन क्या हुआ था कि 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। आज भी वो 284 सदस्यों का हस्ताक्षर मौजूद है संविधान पर, ठीक है। यह देखिए, और भी जो यह 1950 जो डेट है 2000 माफ़ कीजिएगा 24 जनवरी 1950 का जो डेट है, ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछता है ना कि संविधान सभा में कितनी अधिवेशनें हुई, कितना बैठक हुआ। तो 12 बैठकें हुई थी, संविधान सभा की 12 बैठकें हुई थी, और 12वां बैठक था यह 24 जनवरी 1950 का। तो 24 जनवरी 1950 का यह 12वां बैठक था, और यह अंतिम बैठक था। इसको 12वां अधिवेशन बोला जाता है, ठीक है। तो 12 बैठकें हुई थी, ठीक है। कहीं कहीं 11 देता है, तो अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में अगर क्वेश्चन बना रहे हैं 12 नहीं दिया हुआ है तो आप 11 भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह 12वां बैठक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को कौन अपनाएगा? भारतीय संविधान को कौन अपनाएगा? तो संविधान सभा अपनाएगी, है ना। संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, और आपको पता ही होगा कि संविधान सभा की जो बैठकें हैं वो स्टार्ट हुई थी 9 दिसंबर 1946 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हल्का भी है, सब लोग बना लेता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह जो है आपको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 बहुत इंपॉर्टेंट डे है। 26 जनवरी 1950 इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि यही वो दिन है 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से क्या हुआ था? लागू हुआ था। और संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था उसको और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि आविर्भाव हुआ, क्रियान्वयन हुआ, है पूर्णतः लागू हुआ, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी दिन राजकीय चिन्ह को भी अंगीकृत किया गया था, यानी लिया गया था। और आपको पता भी होगा कि राष्ट्रीय जो प्रतीक है वो बनारस यूपी देख रहे हैं ना, सारनाथ, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है ना। और राजकीय चिन्ह में क्या है? 4 शेर हैं, है ना। 4 शेर हैं जिसमें से 3 ही दिखाई देते हैं, चौथा शेर दिखाई नहीं देता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? ठीक है, आपको पता होगा ये चीज़। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन देखिए, एक चीज़ हम यहाँ पर और बताएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे ही, लेकिन इसमें अन्य 5 गो सदस्य भी थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला करके, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला करके सभी 6 सदस्य हो जाते हैं। तो अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, अन्य 5 सदस्य कौन कौन थे? जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर के.एम. मुंशी, ये दोनों भी इसमें हैं। जो ड्राफ्टिंग समिति में थे ना, ये भी इसमें हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर के.एम. मुंशी। इसमें अन्य सदस्य में सरोजिनी नायडू भी आती हैं।
और आपको ये क्या नाम है, मौलाना अबुल कलाम कलाम नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नाम है, वो भी आते हैं। और एक हैं सी राजगोपालाचारी, जो CR फार्मूला दिए थे ना 1944 में, जिससे देश विभाजन को स्वीकार कर लिया गया था। तो CR फार्मूला देने वाले सी राजगोपालाचारी भी थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम थे ही, डॉक्टर के मुंशी भी थे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, और लेडीज में एक थी सरोजनी नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, कहता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। ध्यान दीजिएगा, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। देखिए ये भी एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, और लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है इसका, कि इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी, ऑप्शन सी से जाता है, लेबर पार्टी की सरकार थी। तो PM कौन थे, PM थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली को रिचर्ड एटली भी कहते हैं, क्लीमेंट रिचर्ड एटली। ठीक है, और ये जो है ना 1945 से लेकर के और 1951 तक PM थे। और देखिए एक चीज़ और भी है, जैसे कि इंग्लैंड में उस वक्त महारानी कौन थी। उस वक्त महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, एलिजाबेथ द्वितीय को वहाँ महारानी थी वो उस समय। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा, कौन सा है 56 नंबर। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया ना, अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो ये जो हुआ था आपको पता होगा, देख लीजिए आप एक बार ऑप्शन। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो इसके बारे में भी समझिए, 9 दिसंबर 1946 जो है यह संविधान सभा की पहली बैठक है। और पहली बैठक होने के साथ साथ इसमें जैसे कि हमारे बिहार से ही थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको देखिए मतलब कि वरीयता क्रम को देखते हुए, उनके सीनियरिटी को देखते हुए उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और देखिए इस संविधान सभा की बैठक को एक था मुस्लिम लीग और एक था, और बाकी जो थे देसी रियासत। मुस्लिम लीग और देसी रियासत जो थे ना, ये बहिष्कार कर रहे थे। संविधान सभा की पहली बैठक को मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने बहिष्कार किया था, ये लोग शामिल नहीं हुए थे। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है, BPSC क्वेश्चन ये पूछा था कि इनमें से कौन है जो संविधान सभा की पहली बैठक को बहिष्कार किए थे या उसमें शामिल नहीं हुए थे। तो मुस्लिम लीग होगा और देसी रियासतें भी होंगी। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, जैसे कि यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर एक अस्थायी उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। और वो कौन थे जो उपाध्यक्ष भी चुने गए थे अस्थायी, कमेंट में आप लोग दीजिए। ठीक है, वैसे हम बता दे रहे हैं, फ्रैंक एंथोनी थे। फ्रैंक एंथोनी को अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ठीक है, संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, चलिए देखते हैं। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। देखिए BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से होता था, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए ना क्योंकि इनका 3 बार निर्वाचन का बात होता है। जैसे कि BR अम्बेडकर जी के निर्वाचन, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि निर्वाचन तो मुंबई प्रेसिडेंसी से ही हुआ था, लेकिन पहली बार जब भी मुंबई से चुनाव लड़े थे ना, तो ये हार गए थे। और वहाँ से जो चुनाव हारे तो ये चले गए बंगाल, और बंगाल में गए और बंगाल से फिर चुनाव लड़े। तो बंगाल में जगह है जयसुर कुलना, जयसुर कुलना से चुनाव लड़े, फिर ये जीत गए। लेकिन ट्विस्ट वाली बात तब हो जाती है कि जब विभाजन हो जाता है पाकिस्तान का, भारत का विभाजन पाकिस्तान के रूप में हो जाता है, तो वो जो जगह था ना वो पाकिस्तान में चला जाता है। तो ये तो देशभक्त थे, ये तो इंडिया में रहना चाहते थे, तो ये उस जगह को, उस सीट को छोड़ देते हैं। और फिर यह आते हैं मुंबई, और मुंबई के पुणे सीट से जीत कर फिर से संविधान सभा में यह जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक और क्वेश्चन है 58 नंबर का क्वेश्चन है, ये सही से आया नहीं है, हम बता दे रहे हैं इसको, ठीक है। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ये तो आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है ना। बर्मा भारत से अलग हुआ था, किस अधिनियम के द्वारा अलग हुआ था? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से यह अलग हुआ था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। अब देखिए अगला वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ना इसको लाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और तैयारी में लगे रहिए, और किस तरह का आप वीडियो चाहते हैं ये हमको आप ज़रूर कमेंट में बताइए, ठीक है। और भी आपको अगर कोई क्वेरी होगा तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। देखिए हमको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम कैमरे के इस पार, आप कैमरे के उस पार, आप भी नहीं दिख रहे हैं, हम भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम लोगों की बातें जो है एक दूसरे के पास आ जा रही है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, हमसे बातें कीजिए, ठीक है। और अपना कोई भी अगर क्वेरी है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं, या किसी चीज़ को लेकर के परेशान हैं तो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि हम उसमें कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तब तक के लिए हम लोग इसको विराम देते हैं यहाँ पर, और अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, ठीक है। तब तक ये वीडियो आप देखिए, ठीक है। धन्यवाद।